नमस्कार दोस्तों, आप में से अधिकांश को पता होगा हम लोग जेपीएससी पेपर 2 के जितने भी टॉपिक है उसको सीक्वेंस वाइज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। पिछले 3 वीडियो में हम लोग कई स्वतंत्रता सेनानी और विभूति से रूबरू हो चुके हैं, जो कि जेपीएससी पेपर 2 का दूसरा टॉपिक का तीसरा और चौथा सब टॉपिक है, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी और विभूति। आज इस टॉपिक का हम कह सकते हैं सबसे अंतिम वीडियो है। वैसे तो बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी और विभूति हैं, लेकिन एक एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जिससे क्वेश्चन बनाया जा सकता है उसके दृष्टिकोण से जितने भी हमको मिले हैं वो सारे स्वतंत्रता सेनानी और विभूति के को आपको हम बताने का प्रयास किए हैं। और भी अगर मिलता है तो आप अपने नोट्स में इसको ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आज के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी और विभूति है उसको जानने का प्रयास करते हैं। फिर से हम कह रहे हैं कि हर स्वतंत्रता सेनानी का आप पूरा जीवनी पढ़ सकते हैं, पूरा इसका मूवी बनाया जा सकता है। ये लाइन हम बार बार दोहरा रहे हैं, लेकिन हम वही फैक्ट आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो उसी पे फोकस हम लोगों को रखना है। अभी एग्जाम काफी नजदीक है, तो यही सब चीज को आपको ध्यान में रख के चलना है। नहीं तो कहानी अगर हम बताना चाहें तो एक एक व्यक्ति पर एक एक पूरा वीडियो क्या हो सकता है, बन सकता है। तो दिवा किशुन के बारे में बताया जाता है। ये आज हम लोगों का इस वीडियो का सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी है, जिसमें दिवा जो है वो मामा होते हैं और किशुन जो होते हैं वो भांजा होते हैं। तो दिवा सोरेन का जन्म तो हमको मिलता है, ऐसे गूगल किए थे तो एग्जैक्ट जो है कंफर्म तो नहीं है, लेकिन हाँ वो जो है 1820 इनका डेट जो है जन्म का डेट मिलता है। और इनका जन्म जो हुआ था वो पश्चिमी सिंहभूम में हुआ था। जगह का नाम देता है मातकोम बेड़ा करके कुछ ऐसा नाम देता है, जो कि पश्चिमी सिंहभूम में पड़ता है। और वहीं पे एक जगह है गुमीदपुर करके, वहां पे किशुन सोरेन का जन्म हुआ था। तो ये लोग मामा भांजा जो है 1872 में पश्चिमी सिंहभूम के एरिया में या पोराहाट के एरिया में विद्रोह का नेतृत्व करते हैं, इसीलिए इनके बारे में यहाँ पे आपको बताया जा रहा था। घटनाक्रम बताया जाता है कि 1872 के आसपास या उस काल में पोराहाट का जो राजा था वो था राजा अभिराम। और राजा अभिराम जो है वो अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार कर लेता है। और जब आप अंग्रेज का अधीनता को स्वीकार कर लीजिएगा तो अंग्रेज जो भी कहेगा वो आपको करना होगा। और इस क्रम में राजा अभिराम सिंह यहाँ के शादान को और आदिवासी को अलग अलग तरह से परेशान करता है, उनके ऊपर अत्याचार करता है। और इस अत्याचार के खिलाफ उठते हैं दिवा किशुन, वहां के लोगों को जागरूक करते हैं, वहां के लोगों को समझाते हैं कि अगर हम लोग जो है अपने लिए नहीं खड़े होंगे तो कोई बाहर से नहीं आएगा और हमारे लिए विद्रोह करेगा और हमें अपने हक अधिकार जो है वो दिलाएगा। तो वो जो है कई जनसभाएं करते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं कि हमें विद्रोह करना चाहिए। और इस तरह से वहां के लोग जो है वो समझते हैं कि अगर अपना अधिकार लेना है तो हमें बाहर आना होगा, हमें विद्रोह करना होगा और तब जाके हमें अपना अधिकार मिलेगा। और इस क्रम में दिवा किशुन को ही वो लोग अपना नेतृत्व चुनते हैं कि आप ही हमारा नेता बनिए। और इस तरह से ये विद्रोह जो है 1872 में भड़कता है। कहा जाता है इनका जो गुरु थे वो दिवा किशुन के गुरु का नाम था रघुनाथ भुइयां। तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि ये जो दिवा किशुन है उनके गुरु का नाम क्या था, दिवा किशुन का विद्रोह किस इलाका में चल रहा था। तो पश्चिमी सिंहभूम एक बड़ा इलाका आपको देखने को मिल सकता है, या अगर पर्टिकुलर एक क्षेत्र दिया जाए तो पोराहाट का ये क्षेत्र था, क्योंकि वहीं के राजा अभिराम सिंह के खिलाफ ये विद्रोह ये लोग कर रहे थे। तो उम्मीद है ये थोड़ा बहुत आपको याद होगा। तीसरा चीज यहां से पूछा जा सकता है कि ये दिवा किशुन का जो विद्रोह हुआ था पोराहाट में उसका समय क्या था। तो एग्जैक्ट यहाँ पे देखिए, कोई भी विद्रोह कोई एक पर्टिकुलर टाइम में नहीं चलता, वो एक लंबे टाइम में चलता है। मतलब एक दिन या एक साल नहीं रहता है, कई सालों का वो क्या रहता है, विद्रोह रहता है। लेकिन एक अंतिम साल होता है जो कि विद्रोह का सबसे चरम सीमा होता है, या विद्रोह जो होता है उस समय काफी उग्र रूप ले लेता है। तो वो समय था 1872 का। और लास्ट में 1872 में ये विद्रोह बहुत ज्यादा उग्र रूप ले लेता है, तो अंग्रेज इसके दमन के लिए आगे आते हैं या इसको रोकने का प्रयास करते हैं। और फिर वही होता है जो कि हर आंदोलन में हम देखते आ रहे हैं, कोई ना कोई जो है आपका घर का भेदी जो होगा वो लंका ढाएगा, कहने का हम लोग एक कहावत कहते हैं ना। तो वही चीज है कि यहीं के लोग जो है वो गुप्तचर का काम करेंगे, अंग्रेजों को इनका पता बताएंगे और इस तरह से ये गिरफ्तार हो जाएंगे और अंत में सरायकेला जेल में इनको फांसी दे दिया जाएगा। तो मोटा मोटी आपको बस इतना याद रखना है कि दिवा किशुन जो है वो पोराहाट के क्षेत्र में विद्रोह कर रहे थे। ये समय था 1872 का। गुरु का नाम अगर आपको पूछा जाएगा, इनके गुरु का नाम हो सकता है पूछा भी जा सके, किताब वगैरह में देखने को मिलता है, तो रघुनाथ भुइयां जो है इनके गुरु का नाम याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं जितना आपको थोड़ा बहुत फैक्ट हम आपको बताने का प्रयास किए वो आपको याद हो गया होगा। ये चीज आपको याद रखना है। बाकी जैसा कि फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, इनका अगर जीवनी पढ़िएगा तो लंबा लंबा है ना, आप
पूरा कहानी क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी हम लोगों को एग्जाम निकालना है और एग्जाम निकालने के दृष्टिकोण से ही हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो उतना ही फैक्ट पे हम लोग ध्यान देंगे जिसमें से सवाल बनने की ज्यादा संभावना है। अब अगला हम लोगों का हम कह सकते हैं विभूति या स्वतंत्रता सेनानी, जो भी आप जिसमें भी इनको रखे, स्वतंत्रता सेनानी तो नहीं क्योंकि अंग्रेज के खिलाफ ये लोग लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो हम लोग विभूति के अंतर्गत इनको रख सकते हैं। तो दूसरा जो नाम आता है ये महिलाएं हैं, सिंगी दई और कैली दई। यदि आप उरांव समुदाय से हैं तब तो इनको जानते ही होंगे, या झारखंड के आप हैं, यहाँ झारखंड में आप रहते हैं तो आप झारखंड में रहते हैं तो इनको क्या करते होंगे, जरूर जानते होंगे। और इनको नहीं जानते होंगे तो इनके याद में जो एक त्योहार मनाया जाता है हर 12 साल में, जिसको हम लोग जनी शिकार बोलते हैं, वो तो आप जरूर सुने होंगे। तो सिंगी दई और कैली दई के बारे में बताया जाता है कि 400 वर्ष पहले मुगलों का झारखंड में आक्रमण हो रहा था रोहतासगढ़ के किले के माध्यम से। हम कह सकते हैं वही एक रास्ता है जहां से कई लोग जो है झारखंड में प्रवेश करते हैं। तो इस तरह से वो लोग जो है रोहतासगढ़ के किले की ओर से या रोहतासगढ़ के रास्ते से झारखंड में प्रवेश करने वाले थे। अब हम लोग जानते हैं जब भी युद्ध होता है तो सामान्यतः क्या होता है, पुरुष आगे आते हैं और पुरुष जो है युद्ध में भाग लेते हैं। यहाँ पे भी वही हुआ, पुरुष जो है आगे आए और युद्ध में भाग लिए। तो जो कहा जाता है या लोक कथा जो प्रचलित है उसमें बताया जाता है कि जो मुगल का सेना था वो ये इंतजार कर रहा था कि ठीक है ये लोग जो है 24 घंटा लड़ तो नहीं सकते हैं, तो कभी तो सोएंगे या कभी क्या करेंगे, ये लोग जो है इनको नींद आएगा, नींद आएगा जब ये लोग सो जाएंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आक्रमण कर देंगे। तो यहाँ पे एक क्या किया गया, एक ट्रिक अपनाया गया यहाँ के महिलाओं के द्वारा। कहा गया कि जब पुरुष जो है वो सो रहे होंगे या आराम कर रहे होंगे उस समय हम लोग जो है पुरुष का वेश धारण करेंगे और एक तरह से उन लोगों को ये लगेगा कि यहाँ पे ये लोग जो है अभी तक आराम नहीं कर रहे हैं या सो नहीं रहे हैं। तो सामने वाला को भी लग रहा है कि यहाँ पे 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन बीत जा रहा है लेकिन एक व्यक्ति जो है वो सो ही नहीं रहा है, या सामने वाला जो आदमी है वो सो ही नहीं रहा है। तो ऐसा हो नहीं रहा था। हो क्या रहा था कि यहाँ पे पुरुष जो है वो आराम कर रहे थे, उस समय महिलाएं पुरुष का वेश धारण करके क्या कर रही थी, युद्ध भूमि में खड़ी थी। तो इस तरह से सामने वाले जो मुगलों को ये लोग जो है रोकने में अपना क्या कर रही थी, योगदान जो है निभा रही। तो कहने का मतलब है युद्ध भूमि में ये जो है पुरुषों के साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और अपना योगदान देती है। इसीलिए यहाँ पे जो जनी शिकार होता है वो पुरुषों के वेश में महिलाएं जो है वो शिकार करने के लिए निकलती है हर 12 साल में। तो याद रखिएगा 400 वर्ष पहले मुगलों के विरुद्ध युद्ध में अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया महिलाओं ने। इनके नेतृत्व में यानी कि सिंगी दई और कैली दई के नेतृत्व में पुरुष वेश में दृढ़तापूर्वक शत्रुओं का सामना किया। इसकी याद में प्रत्येक 12 वर्ष पर जनी शिकार का आयोजन होता है। तो ये एक लोक कथा प्रचलित है। तो आपको पूछा जा सकता है जनी शिकार जो है वो किसके याद में मनाया जाता है, तो सिंगी दई और कैली दई। और दूसरा सवाल ये भी पूछा जा सकता है सिंगी दई और कैली दई किस समुदाय से संबंधित है, तो उरांव समुदाय से संबंधित है। चलिए अब इसको जानने के बाद अब अगला स्वतंत्रता सेनानी जो है उनके बारे में जानेंगे, क्योंकि इससे संबंधित दो सवाल जो है आपको जेपीएससी के प्रीवियस ईयर में देखने को मिला है। उम्मीद करते हैं आप अगर सबसे फर्स्ट वाला वीडियो देखे होंगे तो ये सवाल जो है इनके ऊपर जो सवाल बनाया गया था वो सवाल आपको याद होगा कि परमवीर चक्र पाने वाले झारखंड के प्रथम व्यक्ति कौन थे। और ये दो बार सवाल सेम सवाल जो है वो रिपीट हुआ है, जेपीएससी में ही रिपीट हुआ है। तो चलिए अल्बर्ट एक्का के बारे में जानते हैं। और अल्बर्ट एक्का को हर कोई जानता है, झारखंड का जितना भी व्यक्ति है वो सब कोई जानते हैं अल्बर्ट एक्का को। इसको कोई नहीं जानता हो ऐसा हमको नहीं लगता यहाँ कोई आपको मिलेगा जो कि अल्बर्ट एक्का को नहीं जानता हो। तो इनका जन्म जो है वो 27 दिसंबर 1942 को हुआ था जरी गांव गुमला में। पिता का नाम था जूलियस एक्का, माँ का नाम था मरियम एक्का और पत्नी का नाम था बलमदीना एक्का। तो ये जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन है अल्बर्ट एक्का के बारे में। अल्बर्ट एक्का के बारे में बताया गया है बिहार रेजिमेंट से अपना कार्य ये प्रारंभ करते हैं। बाद में 14 गार्ड्स में स्थानांतरित किए जाते हैं और अल्बर्ट एक्का थल सेना के ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के लांस नायक थे। भारत पाकिस्तान युद्ध में 1971 में हिली की लड़ाई में शहीद होते हैं और मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। ये जेपीएससी में दो बार पूछा गया है और जेएसएससी में भी ये सवाल जो है वो पूछे गए हैं। तो इस तरह से इनका पुण्यतिथि अगर हम देखें तो 3 दिसंबर 1971 है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है इनके बारे में। उम्मीद करते हैं इतना याद रखिएगा। और जैसा कि फिर हम रिपीट कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो इनके ऊपर एक मूवी बना सकते हैं, लेकिन हम लोगों को उतना ही फैक्ट देखना है जिससे हम लोगों का सवाल बन जाए। तो उम्मीद करते हैं
कि इतना फैक्ट के अंदर ही सवाल जो है हमको देखने को मिल जाएगा। अब अगला हम लोगों का जो विभूति है वो है फादर जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन। ये एक अंग्रेज है, लेकिन फिर भी इसको विभूति के तौर पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो जरूर यहाँ के लोगों के लिए ये कुछ ना कुछ तो किए होंगे, तब इनको विभूति का दर्जा यहाँ पे दिया गया है और इनसे सवाल जो है वो पूछा जा सकता है या पूछा मतलब गया है। तो बताया जाता है फादर हॉफमैन जर्मन यीशु समाजी पुरोहित थे, यानी कि जर्मन थे, ठीक ना। इनके बारे में बताया जाता है इन्होंने जातियों के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। जनजातियों को महाजनों के चंगुल से छुड़ाने के लिए सहकारी उधार समिति बनाई। ठीक है, ये जो है वो विदेशी थे, जर्मन थे, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे आए। तो जो यहाँ के आदिवासियों को हम कह सकते हैं जो यहाँ के महाजन थे, अपने चंगुल में ले चुके थे, उनको छुड़ाने का ये क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। और इसके लिए सहकारी उधार समिति जो है वो बनाए भी थे। इनके द्वारा जो किताब लिखा गया है वो किताब आपको पूछा जा सकता है, जिसको यहाँ पे हम लिखे हैं मुंडा ग्रामर, जो कि 1930 में लिखा गया है। और इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका, जिसका 15 खंड है, 15 ब्लॉक जो है आपको देखने को मिलेगा, जिसमें मुंडाओं के बारे में हमको कई सारी जानकारियां जो है वो देखने को मिलती हैं। तो याद रखिएगा, ये जो कभी पूछा जा सकता है मुंडा ग्रामर जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो फादर जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन के द्वारा लिखा गया है। दूसरा पूछा जा सकता है इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका। इनसाइक्लोपीडिया मतलब क्या है, मुंडाओं के बारे में सारा संपूर्ण जानकारी जो है आपको इसमें देखने को मिल सकता है। तो ये जो है फादर हॉफमैन जो है, इसके बारे में याद रखिएगा। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं शरद चंद्र रॉय के बारे में, जिनका जीवन काल दिया गया 1871 से लेकर 1942 तक। भारत के पहले मानव विज्ञानी के रूप में ये प्रतिष्ठित है। इनके बारे में अगर बेसिक जानकारी दे, देखिए जन्म वगैरह जो है वो गूगल में तो देता है, पता नहीं पूछेगा कि नहीं पूछेगा। यहाँ पे हम माइंड मैप में और पीपीटी में बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं लिखे हैं, लेकिन फिर भी आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। उसको थोड़ा बहुत आप नोट भी कर सकते हैं, और नहीं तो माइंड मैप में अगर हमको लगेगा तो वो जो है हम इंक्लूड कर देंगे। तो जन्म इनका देता है कि 4 नवंबर 1871 को हुआ था। पूर्ण चंद्र रॉय इनके पिता का नाम था, और इनका जो जगह था यानी जन्म स्थान था वो कारापारा करके कुछ खुलना डिस्ट्रिक्ट है, खुलना जिला जो है, जो कि ईस्ट बंगाल में पड़ता है, वहां पे इनका हुआ था। और इनका जो देहांत हुआ था 1942 में ही हुआ था, जैसे कि जीवन काल आपको बताया गया। और इनका देहांत जो है वो रांची में ही होता है, ठीक ना। तो इस तरह से ऑक्यूपेशन में ये बहुत सारे ऑक्यूपेशन इनके दिए गए थे, लेकिन मानव विज्ञानी के तौर पे प्रतिष्ठित ये पहले व्यक्ति है भारत के, ऐसा आपको तो बताया गया। ये लॉयर भी थे, फिर ये सांस्कृतिक कार्यों में भी क्या करते थे, भाग लेते थे। तो इस तरह से बहुत सारा काम जो है इनका दिया गया है। इनके बारे में कुछ अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन बताया, जिससे उम्मीद नहीं है कि सवाल बनाया जाएगा, लेकिन ये डिटेल जो नोट्स है उसमें हम लिख दिए हैं, तो वहीं से आपको देख के हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो है ग्रेजुएट होते हैं इंग्लिश लिटरेचर से, यानी कि इंग्लिश लिटरेचर ये रखते हैं और वहीं से ग्रेजुएशन ये करते हैं। और ग्रेजुएशन करते हैं कहाँ से, जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन, जिसको वर्तमान में स्कॉटिश चर्च कॉलेज के नाम से जानते हैं। उसके बाद लॉ में भी ये लॉ करते हैं, और लॉ करते हैं कहाँ से, तो रिपन कॉलेज से, जिसको अभी सुरेंद्र नाथ कॉलेज के नाम से जानते हैं। उसके बाद ये हेडमास्टर के तौर पे भी काम करते हैं मैमन सिंह हाई स्कूल में, और इस तरह से आगे और भी प्रिंसिपल के तौर पे काम करेंगे जीईएल मिशन हाई स्कूल इन रांची। तो जीईएल मिशन जो है वो आप जरूर जानते होंगे, तो वहां पे भी ये हेडमास्टर के तौर पे काम किए थे। उसके बाद ये लॉयर के रूप में प्रैक्टिस करते हैं 24 परगना कलकत्ता में, और इस तरह से इनका काम आगे चलते रहता है। उसके बाद धीरे धीरे ये कहाँ मूव कर जाते हैं, कलकत्ता से रांची कर जाते हैं, और रांची के जुडिशियल कमिश्नर ये क्या होते हैं, बनते हैं। तो इस तरह से एक सरकारी पद को ये सुशोभित करते हैं, और बहुत बड़े पद में ये थे। हम लोग इनका जीवन से उम्मीद करते हैं जो है जेपीएससी में सवाल देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इनके द्वारा जो किताब लिखा गया है उससे सवाल बनाया जा सकता है। और यहाँ पे थोड़ा जो यहाँ लिखाया गया है वो लगता है थोड़ा उल्टा फुल्टा यहाँ पे हो गया है, तो हम आपको बता रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। और जो माइंड मैप है वहां पे तो सही लिखा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो गलत लिखा गया है, ठीक ना। तो इसको चलिए इग्नोर करते हैं, हम जो आपको बता रहे हैं वो चीज जो है आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। सबसे पहला इनका किताब था द मुंडाज एंड देयर कंट्री, काफी फेमस किताब है, जो कि 1912 में लिखा गया था। इन्हीं के द्वारा ये लिखा गया था। इसका शायद ट्रांसलेट हो गया या कुछ हो गया है, इंग्लिश में लिखा हुआ था, लेकिन इसका है ना जो है कुछ अजीब टाइप से यहाँ पे लिखा गया, हम ध्यान भी नहीं दिए थे, अभी ध्यान दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप याद रखिएगा द मुंडाज एंड देयर कंट्रीज, इसको आप कॉपी में भी लिख सकते हैं या माइंड मैप में ये लिखा हुआ है, आपको दिक्कत नहीं होगा अगर आप ऐप में माइंड मैप देख रहे होंगे तो। द उरांव्स ऑफ छोटानागपुर, मतलब यहाँ पे ये मुंडा के बारे में लिखे, उरांव के बारे में लिखे। अगला किताब लिखे द बिरहोर
लिखे हैं जो कि 1925 में लिखे हैं। उरांव रिलीजन एंड कस्टम ये 1927 में लिखा गया है। द हिल भूया ऑफ उड़ीसा ये 1935 में लिखा गया है। द खरियाज वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 जो है वो 37 में ये क्या किया गया है, लिखा है। तो द हिल खेड़िया ऑफ उड़ीसा, द खरियाज वॉल्यूम 1, द खरियाज वॉल्यूम 2 ये लिखा हुआ है। ये पता नहीं इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेट करने के चक्कर में ये गलत हो गया। तो आप जो है सुन लिए हैं, या माइंड मैप जब एक्सेस कीजिएगा आप हमारे ऐप से तो वहां पे सही लिखा हुआ मिल जाएगा, या डिटेल नोट्स देखिएगा तो वहां पे तो किताब का जो फ्रंट पेज है वो भी आपको वहां पे देखने को मिल सकता है। उसके बाद कुछ पत्रिकाएं भी इनके द्वारा लिखी गई हैं जो कि अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है, द बिरोर है, उरांव रिलीजन एंड कस्टम है, द हिल भूयाज ऑफ ओडिशा है, द खरियाज वॉल्यूम 1, खरियाज वॉल्यूम 2 करके कुछ यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद इसको कैसर हिंद सिल्वर मेडल से नवाजा गया 1913 में। रॉय बहादुर का भी इनको उपाधि दिया गया 1919 में। ये चीज आपको यहाँ पे दिया गया है। तो ये जो है एक पत्रिका भी यहाँ पे मतलब हम कह सकते हैं उसमें इनका योगदान था जिसका नाम था मैन इन इंडिया। तो इस तरह से इनके बारे में दिया जाता है, मैन इन इंडिया के बारे में बताया जाता है। फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिकल जर्नल इन इंडिया वाज स्टार्टेड बाय हिम इन 1921। मतलब पहला ये पत्रिका हम कह सकते हैं मैन इन इंडिया था जो एंथ्रोपोलॉजिकल, जैसे कि ये हम देखें कि मुंडाओं के बारे में, हुल के उरांव के बारे में, हिल खड़िया के बारे में जो है वो लिख रहे हैं, तो वही है। इससे संबंधित एक पत्रिका जो है ये निकाले थे और इस तरह का पहला ये एंथ्रोपोलॉजिकल जर्नल था। तो आपको पूछा जा सकता है मैन इन इंडिया जो है, जो पहला भारत का एंथ्रोपोलॉजिकल जर्नल था वो किसके द्वारा निकाला गया, तो शरद चंद्र राय के द्वारा। तो कुछ देखिए समरी में छूट ही जाता है, डिटेल में आप पढ़िएगा तो बहुत सारा चीज आपको देखने को मिलेगा। समरी में कुछ फैक्ट छूट जाता है तो वो धीरे धीरे हम जैसे हमको पता चलता है वो हम क्या कर देते हैं, वो ऐड कर देते हैं। बाकी इनको कैसर हिंद सबसे नवाजा गया ये सब आपको बता दिया गया। अब चलिए हम लोगों का अगला विभूति को देखते हैं जिनका नाम है कार्तिक उरांव। तो कार्तिक उरांव के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। इनका जो जन्म होता है 29 अक्टूबर 1924 को होता है, ये सब लिखा हुआ है। हाँ चलिए, उसके बाद यहाँ पे इनका जन्म जो है वो कहाँ होता है, लोहरदगा में होता है। फादर का नाम जरिया उरांव था और उसके बाद मदर का नाम है बिरसी उरांव। इनका देहांत होता है 8 दिसंबर 1981 को। पॉलिटिकल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस से ये क्या हुए थे, जुड़े हुए थे। इनकी शादी 1950 में सुमति उरांव के साथ हुई जो बाद में सांसद और केंद्रीय मंत्री भी बनी, ऐसा भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इनके शैक्षणिक जो है के बारे में दिया है, शिक्षा के बारे में दिया है। गुमला उच्च विद्यालय से 1942 ईस्वी में मैट्रिक उत्तीर्ण करते हैं। 48 में पटना साइंस कॉलेज से स्नातक की परीक्षा अभियांत्रिकी में पास करते हैं। रॉयल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लंदन से एसएससी इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करते हैं। तो ये उरांव समुदाय के थे, झारखंड के थे और लंदन तक शिक्षा क्या किए थे, लेके आए थे। और इसीलिए इसी से एक सवाल जो है आपको देखने को मिला था। अगर प्रीवियस ईयर का जो फर्स्ट वीडियो वाला क्वेश्चन, जो फर्स्ट वीडियो में बताया गया था प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, अगर वो याद होगा तो अभी जो हम बता रहे हैं वो चीज आप याद कर पाइएगा। तो यहाँ पे बोलता है इन्हें हम बाबा कार्तिक साहिब के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे ये जो लाइन आपका दिया गया है, यही लाइन से सवाल जो है आपको पूछा गया था जेपीएससी में। और हम बोले थे कि अगर आप विकिपीडिया देखिएगा तो कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन होते हैं जो कि हाईलाइटेड होते हैं, उसको मतलब उनके बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो चीज आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। और उसी चीज में एक फैक्ट जो आता है वो ये आता है और इसी से सवाल आपका बनाया गया था। तो यहाँ पे बोला जाता है ही वाज नोन टू अपोज द कन्वर्जन ऑफ ट्राइबल पीपल फ्रॉम देयर ओरिजिनल रिलीजन टू क्रिश्चियनिटी ओवर द इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। तो कुल मिला के यहाँ पे बस यही बताने का प्रयास किया जा रहा है कि आदिवासियों का जो ईसाई धर्म में परिवर्तन हो रहा था उसका ये जो है विरोध कर रहे थे। तो इन्हीं लिए इसके लिए ये क्या हुए थे, फेमस हुए थे ना। 1900 और भी बहुत सारा काम किए थे। मतलब ये इनका सबसे बड़ा एक कह सकते हैं मुद्दा था कि कोई भी आदिवासी जो है उनको क्रिश्चियन धर्म में धर्मांतरित ना किया जाए, उनका धर्म जो है वो है ना खुद का जो आदिवासी धर्म है वही ठीक है। 1967 से 67 में, 71 में, 80 में ये 3 टाइम जो है कांग्रेस के टिकट पर लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र से विजयी रहे। कार्तिक उरांव के नेतृत्व में अखिल भारतीय आदिवासी परिषद की स्थापना 1968 में हुई थी। तो इस तरह से ये 3 बार जो है वो सांसद भी रहे, लोकसभा में ये गए लोहरदगा की ओर से, लोहरदगा के लोगों ने इन्हें भेजा। तो इस तरह से ये आपका हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं अगला मधु मंसूरी के बारे में और डॉक्टर कामिल बुल्की के बारे में, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे मधु मंसूरी के बारे में देखते हैं। इनके बारे में दिया गया, यदि आप नागपुरी के विद्यार्थी हैं तो आप इनको जरूर जानते होंगे, और नहीं तो झारखंड के रांची के इलाके में है
तो आप इनको जानते होंगे। दूसरे इलाके के हो भी जान सकते हैं, लेकिन रांची, लोहरदगा, गुमला इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये नागपुरी भाषी क्षेत्र है, तो नागपुरी गीत वगैरह भी सुनते होंगे ना, तो मधु मंसूरी का नाम आपको जरूर याद होगा। तो मधु मंसूरी जी के बारे में बताया गया 4 सितंबर 1948 को सिमिलिया, रांची में इनका जन्म होता है। और इनको अवार्ड कौन कौन सा मिलता है? पद्मश्री, झारखंड रत्न अवार्ड है, झारखंड विभूति अवार्ड है। इन्हें नागपुरी गीतों का राजकुमार कहा जाता है। तो इस तरह का ये जो है फिर वही बात है, नागपुरी में तो हम लोग इनका पूरा जीवनी पढ़ते हैं, लेकिन जेपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि इनको जो है वो कौन कौन सा अवार्ड मिला है, ठीक ना, और ये किस भाषा से संबंधित है। डॉक्टर कामिल बुल्के के बारे में बताया गया 1909 से 1982 इनका जीवन काल रहा है। और ये जो हिंदी लिटरेचर रिसर्च करते हैं, हिंदी लिटरेचर में रिसर्च करते हैं, तुलसीदास पर भी ये क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया। उसके बाद यहाँ पे जो है इनके बारे में बताया गया है कि ये जो है अवार्ड इनको मिलता है क्या है, पद्म भूषण का। इन्होंने ही सर्वप्रथम बाइबल का हिंदी में अनुवाद किया और सबसे महत्वपूर्ण काम में ये करते हैं, राम कथा उत्पत्ति और विकास लिखते हैं, जो कि सवाल जेपीएससी में ही पूछा गया था। तो ये काफी इनका ये जो है महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं रचना था, इसीलिए इनको हम लोग जानते हैं। कामिल बुल्के जो है उनके बारे में उम्मीद करते हैं अगर आप रांची से हैं तो जानते होंगे, क्योंकि एक जो है यहाँ पे इनका नाम जो है बहुत फेमस है, ठीक ना। 1 सितंबर 1909 को इनका जन्म हुआ था और जन्म जो हुआ था ये बेल्जियम में इनका जन्म हुआ था। देहांत इनका दिल्ली में होता है और नेशनलिटी इनका बेल्जियम था। बाद में ये इंडियन सिटीजनशिप ले लेते हैं और हिंदी लिटरेचर में रिसर्च के लिए जानते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण काम जो था वो उनका यही था। इस काम के लिए वो जो है डॉक्टर कामिल बुल्के जो है वो फेमस होते हैं और शायद इन्हीं सब के लिए इनको पद्म भूषण दिया भी गया होगा, ठीक ना। चलिए, तो कामिल बुल्के के बारे में ये सब जो है आपको बता दिया गया। उम्मीद करते हैं इसी से सवाल देखने को मिल जाए। यहाँ पे जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत एंड हिंदी एट सेंट जेवियर कॉलेज रांची में थे 1949 में। तो एचओडी रहे थे ये संस्कृत और हिंदी के, कहाँ, बेल्जियम के आदमी। और यहाँ पे हिंदी और संस्कृत के एचओडी थे जेवियर कॉलेज में, ये बताया गया। तो इसलिए मतलब ठीक है आप कहीं के भी थे, लेकिन यहाँ आए तो यहाँ के होके रह गए और यहाँ का जो संस्कृति है उसको अपना लिए और यहाँ का संस्कृति को और लोगों तक क्या किए, पहुंचाए। तो इस तरह से राम कथा सब ये सब लिखना, हिंदी में रिसर्च करना, संस्कृत का एचओडी थे, यानी संस्कृत में भी वो काम किए होंगे तब तो उनको एचओडी बनाया गया। अब अगला नाम आता है मन मसीह मुडू का, जिनका रचना है मुंडारी डुडू कोठारी। मुंडारी भाषा का प्रथम ये शब्दकोश है, पूछा जा सकता है, लोक साहित्य के अंतर्गत भी आ सकता है ये सब। 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला। फिर डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह जो है उनके बारे में बताया जाता है 35 से 2006 कमिश्नर ऑफ छोटा नागपुर थे। डायरेक्टर जनरल ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये भी दिया जाता है, एक आईएएस अधिकारी थे ये। आगे दिया जाता है जनरल एडिटर ऑफ द पीपुल ऑफ इंडिया सीरीज जो है के ये भाग रहे होंगे। छोटा नागपुर कमिश्नरी के कमिश्नर पद पर रहते हुए इन्होंने रांची विश्वविद्यालय के कुलपति की भी भूमिका निभाई। इनके कुलपति काल में ही रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग बना, टीआरएल बना। तो आप बताइएगा, कमेंट में बताइए टीआरएल जो है वो कब बना था, डेट बताइए। आगे आता है पंडित रघुनाथ मुर्मू का नाम, जो कि 1905 से 82 इनका जीवन काल रहा। गुरु गोमके के नाम से इनको हम लोग जानते हैं, जिनका मतलब होता है द ग्रेट टीचर। इन 1950 में ही क्रिएटेड द ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट का क्या है, कापी गुरु करके दिया गया है। कहने का मतलब है ओल्ड चिकी लिपि का जो है ये इजाद करते हैं और 100 साल हुआ है 2025 में। तो पूछा जा सकता है द्रौपदी मुर्मू भी आई हुई थी और ये चीज आपको शायद कोई करंट जब न्यूज बता रहे थे तो आपको पूछे भी थे। तो याद रखिएगा पंडित रघुनाथ मुर्मू के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस साल के लिए। द फर्स्ट बुक प्रिंटेड इन ओल्ड चिकी, यहाँ पे लिखा है ओल्ड चिकी लिपि में कौन कौन से बुक जो है वो पब्लिश हुए थे शुरुआती समय में। तो बिंदु है ना, चंदन, उच्चारण थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, आप देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है वो सही स्पेलिंग ही लिखा हुआ है। बिंदु चंदन करके लिखा है, फिर खेरवार वीर करके लिखा है, हिटाल करके लिखा है, सिद्धू कानू हूल करके यहाँ पे लिखा है। फर्स्ट वीकली मैगजीन भी ओल्ड चिकी में लिखा गया था, शागीन सकेन करके कुछ है। 22 दिसंबर 2003 को संथाल लैंग्वेज को जो है वो 8वां शेड्यूल में डाला गया। ये चीज आप तो ऐसे भी पढ़ते होंगे। चलिए, तो ये था हम लोगों का महत्वपूर्ण जो झारखंड के विभूति। अब चलिए नागपुरी में भी कुछ विभूति हैं और भी बहुत सारे हैं,
तो नागपुरी का हम लोग पढ़ते हैं तो हो सकता है कि ये नागपुरी के संदर्भ में भी पूछा जाए, और जेपीएससी में भी लोक साहित्य हमको पढ़ना है तो उसके संदर्भ में पूछा जा सकता है, या विभूति में भी आते हैं, क्योंकि ये जो है यहाँ के साहित्य को क्या करते हैं, समृद्ध करते हैं। पीटर शांति नौरंगी नागपुरी भाषा के प्रसिद्ध विद्वान थे। सिंपल सरानी ग्रामर और नागपुरी सरानी बोली का व्याकरण, यदि आपका नागपुरी है तो ये सब आपके लिए बहुत ही आसान होगा। ऑलरेडी इनके बारे में बहुत सारा कुछ आप पढ़ चुके होंगे। जगदीश त्रिगुणायत याद रखिएगा, मुंडारी भाषा के प्रसिद्ध लेखक है। रचना बज रही बांसुरी अरुणोदय है। तो आपको लोक साहित्य भी पढ़ रहा है ना, तो वो वहां पे भी ये काम देगा, इसलिए ये सबको हम यहाँ पे क्या किए हैं, इंक्लूड किए हैं। फिर है हवलधारी रामगुप्त, हिंदी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार और कहानीकार है। चर्चित पुस्तक है पलामू का इतिहास, तो ये चीज को आप याद रखिएगा। फिर है बलबीर दत्त, एक जर्नलिस्ट थे, शायद थे ही, है ना। तो यहाँ पे बोलता है कि बलबीर दत्त जो है जर्नलिज्म इन रांची एंड बिकम एडिटर ऑफ रांची एक्सप्रेस इन 1963। तो रांची एक्सप्रेस में ये एडिटर थे। यहाँ पे ये किताब लिखे, कहानी झारखंड आंदोलन की, सफरनामा पाकिस्तान, जयपाल सिंह, एक रोमांचक अनकही कहानी, इमरजेंसी का कहर और सेंसर का जहर। यानी कि ये जर्नलिस्ट थे, तो इमरजेंसी के समय जो सेंसरशिप लगाया गया था तो उसके चलते वो किताब हो सकता है लिखे होंगे। उसके बाद यहाँ पे अवार्ड इनको मिला था, राष्ट्रीय क्या है, पत्रकारिता है ना, हाँ, राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार है, झारखंड गौरव सम्मान है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है मतलब झारखंड सरकार के द्वारा। फिर महानायक शारदा सम्मान करके लिखा है, वही है ना, हाँ वही है। और लास्ट में 2017 में पद्मश्री बलबीर दत्त को मिला है। राधा कृष्ण है, झारखंड के प्रसिद्ध पत्रकार है, कथाकार और साहित्यकार भी। 1947 से 70 तक इनका जीवन काल रहा। आदिवासी पत्र, अच्छा 1947 से 70 तक, माफ कीजिएगा, आदिवासी जो पत्रिका जो छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा 1915 में शुरू किया गया था, उसके ये संपादक किए थे। सोमदेव इनका कविता है। रामलीला 18 कहानियों का संग्रह है। गल्पिका 27 लघु कथा का संग्रह है। और उपन्यास इनका एक है, रूपांतरण। तो याद रखिएगा राधा कृष्ण के बारे में। हो सकता है हम फिर से हम बोल रहे हैं कि आपको लोक साहित्य में भी क्या करेगा, काम देगा। गुरु शशिधर है जो कि छऊ डांस से रिलेटेड है। तो छऊ डांस एक्सपोनेंट फ्रॉम द सरायकेला झारखंड इन इंडिया, आचार्य इन अ 5th जनरेशन डांसर फ्रॉम हिज फैमिली, अपनी जनरेशन की 5वें पीढ़ी के है। और इनको 2020 में क्या मिला है, पद्म श्री मिला है। मुकुंद नायक है, फिर से अगेन यदि आप नागपुरी के होंगे तो जरूर इनके बारे में जानिएगा। बोकाबा इनका सिमडेगा जन्म स्थान है, ऑक्यूपेशन है। ये जो है लोकगीत है और गाना तो ये लिखते ही है, साथ में डांसर भी है, मांदड़ वगैरह बजाते हुए नृत्य को तो करता ही है। 1985 में एस्टैब्लिश एंड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कुंजबन टू प्रमोट नागपुरी कल्चर। तो कुंजबन जो है पूछा जा सकता है किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था नागपुरी भाषा को प्रमोट करने के लिए, तो याद रखिएगा मुकुंद नायक के द्वारा। 88 में ही ट्रूप्स परफॉर्म एट द 3rd हांगकांग इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल। तो ये जो है इनको अंतरराष्ट्रीय रूप से भी क्या किया गया, सम्मानित किया गया। हांगकांग इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल ऑफ द हांगकांग में ही होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ द प्रमोशन ऑफ चाइनीज कल्चर करके यहाँ पे दिया है। तो विदेश में भी लोग जाते हैं, अपना संस्कृति को दिखाते हैं, तो वहां पे भी इनको सम्मानित किया गया था। भारत सरकार के द्वारा कौन कौन सम्मान दिया गया है, तो पद्मश्री दिया गया है। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2019 में मिला है। झारखंड के द्वारा झारखंड रत्न अवार्ड मिला है और झारखंड गर्व सम्मान, ये अवार्ड यहाँ देखने को मिलता है। फिर हरेन ठाकुर है, ये झारखंड के जाने माने चित्रकार है। इन्होंने अपनी शिक्षा शांति निकेतन कोलकाता से प्राप्त की। इन्होंने चित्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान हेतु मतलब इन्हें ऑल इंडिया फाइन आर्ट कैमिलिन फाउंडेशन अवार्ड भी दिया जा चुका है। तो याद रखिएगा, हाँ, हरेन ठाकुर जो है एक चित्रकार है और शायद कहीं क्वेश्चन में भी पूछा था, इसलिए इनको इंक्लूड भी किए थे। बुलू इमाम जो है उनके बारे में बताया जाता है, ये ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करने के लिए जाने जाते हैं। एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट भी है, ट्राइबल आर्ट और कल्चर को तो बढ़ावा देते ही देते हैं। अवार्ड जो है पद्मश्री है और गांधी इंटरनेशनल पीस अवार्ड भी 2011 में इनको मिला था। इनका अगर काम देखे तो ब्राइडल केव, वही जो है कोहबर जो है ना, अगर आप इसको पढ़े होंगे झारखंड में तो जरूर इनका नाम भी आया होगा। तो ब्राइडल केव जो है, फिर एंटीक्वेरियम रिमेन्स ऑफ झारखंड करके कुछ दिया गया है। फिर है मोनोग्राफ ऑन ट्राइब्स जो है लाइक द बिरहोर एंड संथाल में, तो मोनोग्राफ भी लिखे हैं, मतलब उनके बारे में, संथाल और बिरहोर के बारे में ये डिटेल जो है किताब में भी लिखे हैं। चामी मुर्मू के बारे में बताया जाता है, 1973 में इनका जन्म सरायकेला खरसावां में हुआ है। 1996 में मुर्मू बिगन टू प्लांट ट्रीज ओवर द नेक्स्ट
24 years she was involved with planting 2.5 million trees। यानी कि वो लगातार 96 से अब तो टाइम बीतते जा रहा होगा, 24-25 साल में वो लगभग 2.5 मिलियन ट्री जो है या पेड़ जो है वो लगा चुकी है। लेडी टार्जन के तौर पे भी इनको जाना जाता है। नारी शक्ति अवार्ड जो है 2020 में इनको दिया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा। जमुना टुडू जो है आप समझ सकते हैं, ये दोनों को लेडी टार्जन के तौर पे जाना जाता है, एक चामी मुर्मू को और जमुना टुडू है, दोनों को, है ना। तो ये जो है पर्यावरणविद है, हम कह सकते हैं एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है, और इनका जन्म 19 दिसंबर 1900 को हुआ था, मयूरभंज ओडिशा में हुआ था। अवार्ड इनको मिला है गॉडफ्राई फिलिप्स नेशनल ब्रेवरी अवार्ड 2014 में, वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 2017 में, वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, अच्छा ये 2 बार लिखा गया है। पद्मश्री जो है वो 2019 में मिला है। यहाँ पे लिखा है सी इज ऑल्सो फाउंडर ऑफ वन सुरक्षा समिति, क्योंकि ये लोग वन के सुरक्षा के लिए ही फेमस हुए हैं, पेड़ नहीं काटने देंगे इसके लिए, है ना। इन 2020 इट अनाउंस्ड दैट सी and Chami Murmu were to join force to protect Jharkhand's forest। मतलब ये लोग जो है चामी मुर्मू के साथ मिलके निर्णय लिए थे कि हम लोग जो है झारखंड के जंगल को बचाएंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। They were both called the Lady Tarzan in press। तो इस तरह से इनको जो है न्यूज वगैरह में इनको लेडी टार्जन के तौर पे क्या किया गया, पुकारा गया, वो चीज आपको यहाँ पे बताया गया। अब चलिए आगे है शिमोन उरांव के बारे में जानते हैं। यदि आप नगड़ी बेड़ों के इलाके से होंगे तो इनके बारे में जान रहे होंगे। तो इनको वाटरमैन ऑफ झारखंड के तौर पे जाना जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि ये लोग जो है छोटा छोटा चैक डैम बना के क्या किए थे, सिंचाई को मतलब सिंचाई सुविधा थोड़ा सा बढ़ाए थे, और दूसरा चीज है जल स्तर भी इससे बढ़ा था। ये एफर्ट हैव बीन रिपोर्टेड बिहाइंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ 5 इरिगेशन रिजर्वायर। 5 ये क्या बनाए थे, हम कह सकते हैं झील जैसा बनाए थे, जो कि इरिगेशन के लिए था। एज वेल एज इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट विच इंक्लूड मास ट्री प्लांटेशन एंड डिगिंग ऑफ वेल एंड पॉन्ड इन द बेरो ब्लॉक नियर रांची कवरिंग 51 विलेज। तो ये जो है पेड़ वगैरह भी बनाते हैं, तालाब वगैरह भी बनाते हैं, और इस तरह से सिंचाई की सुविधा जो है वो उस एरिया में जो है वो बढ़ता है। तो इस तरह से हम लोग जो है कई सारे लोगों के बारे में जानने का प्रयास किए। इनमें से क्या सवाल आएगा नहीं आएगा उसका तो कोई गारंटी है ही नहीं, लेकिन फिर भी 3 सवाल है, आपको कहीं ना कहीं चाहे जेपीएससी में हो चाहे जेएसएससी में हो, ये जरूर आपको हेल्प करेगा। और किसी भी विभूति के बारे में हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये बेसिक फैक्ट, बेसिक से भी बेसिक है, मतलब कुछ ही फैक्ट है, 2-3 फैक्ट है जिससे लगता है हमको कि यहाँ से सवाल बनना चाहिए, वही हम बताएं। और नहीं अगर आपको लगता है उनका पूरा जीवनी पढ़े तो झारखंड के विभूति या स्वतंत्रता सेनानी या झारखंड के प्रचलित महिलाएं करके ऐसा कई सारे किताब जो है आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा, आप उनको लीजिएगा और कभी कभी पढ़ते रहिएगा। एग्जाम टाइम पे नहीं, लेकिन हाँ झारखंड को अगर जानना है तो इन लोगों के बारे में आपको जानना है तो क्या करना है, किताब लेना है, और कुछ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलता है जिससे सवाल बनने के जैसा आपको महसूस होता है कि इससे सवाल बनाया जा सकता है, तो उसको अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप उनके बारे में भी जान लीजिएगा, और उनका जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उनसे रिलेटेड जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो भी आपके नोट में इंक्लूड हो जाएगा। तो इससे आपका जो नॉलेज है वो हमेशा इनहैंस होते रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट हम लोगों का इसके बाद जो टॉपिक है वो है झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन। तो वो जो है वो हम कह सकते हैं इसके तुलना में तो बहुत ही छोटा टॉपिक है। हम लोग 4 वीडियो बना दिए, लगभग आपका 3.5-4 घंटा का आसपास का ये पूरा वीडियो बन गया, और इसमें मात्र जो है वो 3 सवाल ही देखने को मिलेंगे। और वो जो है हमको लगता है 1 से 2 वीडियो, हमको लगता है एक ही वीडियो में वहां पे हम खत्म कर देंगे, तो एक वीडियो में आपको 2 सवाल देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप तैयारी करते रहिए, हमारे ऐप को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड कर लिए हैं तो टेस्ट देना प्रारंभ कर लीजिए। वहां सीक्वेंस वाइज हर टेस्ट को अरेंज किया गया है, चैप्टर वाइज दिया गया है, मैराथन टेस्ट आपको दिया गया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, जेपीएससी का एक अलग सेक्शन बनाया गया है जिसमें टॉपिक वाइज अभी पीवाईक्यू दिया जा रहा है, और जो है ईयर वाइज भी दिया जा रहा है। आगे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी टॉपिक वाइज जो है वो देखने को मिलेंगे, जो सामान्य टॉपिक है। कुछ कुछ तो ऐसा टॉपिक है जो कि आप उसको अलग से पढ़िएगा नहीं, आप जब जनजाति वगैरह पढ़ रहे होते हैं वहीं पे तैयार हो जाता है। तो वो सब सारा चीज हम बता देंगे कि कौन कौन सा टॉपिक जो है स्पेशली आपको उसको नहीं पढ़ना है, वो आप जब जनजाति पढ़ रहे हैं या दूसरे कोई टॉपिक पढ़ रहे होते हैं उसी में आपका तैयार हो जाता है। अलग
अलग से उस टॉपिक में आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं, क्योंकि आदिवासी भी देखिएगा तो यहाँ 2-3 जगह लिखा हुआ है, आप 2-3 जगह हम थोड़ी जनजाति पढ़ते रहेंगे, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा संभल के पढ़ना होगा। सिलेबस में कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि ओवरलैपिंग है, आप एक टॉपिक तैयार करते हैं, दूसरा टॉपिक अपने आप तैयार हो जाता है, तो उन सबको आपको जानना होगा, जिससे आपका समय जो है वो बचेगा और आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।